जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग पीछे के लेक्चर में पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को किए थे जो एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोग की जो तैयारी चल रही है अभी यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, यू टेट और रीट से संबंधित जो है इस समय तैयारी जो है हम लोग का जोरों से चल रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये जो चैनल है उनके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आ रहा है। और यहाँ से जो है हमेशा जो कंटेंट है ये आपको जो प्रश्न है हमेशा एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम लोग पीछे के लेक्चर में 1 से लेकर 22 तक प्रश्नों को कर चुके थे। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित था और ये जितने सारे एग्जाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और पर्यावरण अध्ययन से एक प्ले लिस्ट बना है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो 1 से लेकर हम लोग 22 प्रश्नों को कर चुके थे। उसके आगे आते हैं प्रश्नों को हम लोग 1 से लेकर 22 तक करे थे और फिगर के साथ हम लोग प्रश्नों को किए थे और अच्छे तरीका से समझे भी थे। आगे देखिए प्रश्न आते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न को, ये भी प्रश्नों को कर लिए थे। इसके बाद देखते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 23 नंबर जो प्रश्न कर है कि गर्म रुचिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री इनमें से कौन सी होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो मेढक के जीवन चक्र का चार्ट होना चाहिए, मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, कि वास्तविक तितली होनी चाहिए, कि कक्षा के बाहर यहाँ पे होना चाहिए बैठा कुत्ता होना चाहिए। तो गर्म रुचिर प्राणी का जो परिचय देना है यहाँ पे शिक्षक के लिए जो सहायक जो सामग्री होना चाहिए कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अब आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सर डी ऑप्शन को चुने, ये क्यों डी ऑप्शन को चुने। ये भी तो हो सकता है, ए ऑप्शन भी हो सकता है, बी भी तो हो सकता है। तो जी नहीं, यहाँ पे मैंने डी ऑप्शन को ही सही किया है इसलिए क्योंकि गर्म खून वाले जीव वह जीव होते हैं जो अपना शरीर का तापमान हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं। वैसे जीव जो अपना शरीर हर प्रकार के जो वातावरण है हर टेम्परेचर को केवल एक समान रखते हैं और उसमें अस्थिर नहीं होने देते हैं। जैसे कुत्ता आता है, कुत्ता हर समय अपना हर समय जो तापमान होता है और उसका जो शरीर होता है सबको अपना एक बढ़िया तरीका से समान बनाए रखता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। कोई भी इंसान हो सकता है, उसी प्रकार भालू भी हो सकता है, भालू के बाद शेर भी हो सकता है और कह सकते हैं अन्य जितने स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं ये सबके लिए जो है ये आवश्यक होगा कि गर्म रुचिवर प्राणी यहाँ पे खुद दिया गया है। तो इसका परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए जो इसमें से श्रेष्ठ सहायक सामग्री है ऑप्शन डी सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आते हैं 24। यहाँ पे जो 24 प्रश्न करे कि ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यान पूर्वक देखें और यहाँ पे उपयुक्त आरेख के आधार पर विकल्प को सही करें। 2 बकरी 3 मनुष्य 5 शेर, 2 सूरज 3 बकरी 5 मनुष्य, 1 सूरज 2 बकरी 5 मनुष्य और 1 सूरज 2 पौधा और 3 शेर। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। सटीक प्रश्न का आंसर जो होगा ये सही होगा। 1 सूरज है, इसके बाद दूसरा नंबर पर बकरी होगा, इसके बाद मनुष्य होगा। यहाँ पे ये सटीक बैठ रहा है। पहले सूरज होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे पौधा भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे पौधा अगर दिया रहता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे शेर दे दिया है चौथे ऑप्शन में, ये गलती हो जाता। तो सूरज होगा, इसके बाद बकरी होगा, इसके बाद मनुष्य होगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है 25। यहाँ पे जो 25 प्रश्न कर रहा है
कि वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वर्षा होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की, कि वाष्पीकरण और संघनन दोनों की? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। वाष्पीकरण और संघनन दोनों की जो है यहाँ पे वर्षा होने के बाद जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे कौन सी जो प्रक्रिया है सही हो रही है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया जो है यहाँ पे सही हो रही है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे वाष्पीकरण, यहाँ पे जल, और यहाँ पे संघनन, और यहाँ पे वर्षा, क्योंकि ये जल है और यहाँ पे सूर्य भगवान है। तो यहाँ से जो जल है या सूर्य भगवान जो इनकी जो धूप है, इनको क्या करेगा? ये जो जल है इसको अवशोषित करेगा। वाष्पीकरण इसी को कहा जाता है। इसको अवशोषित करेगा, अपना रूप में परिवर्तित करेगा, और यहाँ से ये बादल का रूप धारण करेगा, और यहाँ पे प्रक्रिया संघनन होगा, और संघनन होने के बाद यहाँ से क्या होगा? वर्षा चालू हो जाएगा। ये प्रक्रिया जो है हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। एक अगला देखिए प्रश्न संख्या, आगे आते हैं 26 जो प्रश्न करे कि रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल का उपयोग में लिया जा रहा है? ये जो रोहित है कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियों को बना रहा है, और इस कार्य में किस बल को उपयोग में लाया जा रहा है? तो देख सकते हैं यहाँ पे मांसपेशिया बल, घर्षण बल, यांत्रिक बल और गुरुत्व बल। यहाँ पे गुरुत्व बल होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो रहा है। यांत्रिक बल का जो प्रयोग हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑफ सी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति है या कोई लड़का है, साइकिल की जो पंडिल है इसको चला रहा है, मतलब यहाँ पे यांत्रिक बल का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे वह प्रक्रिया है, देखिए यहाँ से अगर गोल गोल घुमा रहा है फिर यहाँ पे चलेगा, ये यांत्रिक कार्य हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो हो गया इस बल का उदाहरण कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि दरवाजे को अगर हम लोग धक्का देते हैं तो वहाँ पे कोई व्यक्ति धक्का देता है तो वहाँ पर भी यांत्रिक बल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दरवाजा अगर मान लेते हैं यहाँ पे दरवाजा इतना दूर तक है तो इतना ही दूर तक खुलेगा फिर बंद होगा, फिर खुलेगा फिर बंद होगा, इतना ही दूर तक यहाँ पे यांत्रिक कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर पंडिल ये जो व्यक्ति कर रहा है मार रहा है तो यहाँ पे यांत्रिक कार्य यही हो रहा है। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहीं पर प्रश्न पूछा गया कि कार्ड शीट को कैंची से काट रहा है और आकृति बना रहा है, तो यहाँ पे यांत्रिक बल का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 27 प्रश्न पे। 27 प्रश्न करे कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असाइनमेंट के बारे में, जो हम लोग असाइनमेंट बनाते हैं, कोई चीज़ का प्रोजेक्ट हो तैयार करते हैं तो वहाँ पे असाइनमेंट का नाम आता है। तो विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। बी कह रहे कि असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। सी कह रहे कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। और डी कह रहे कि माता पिता, भाई और बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही हो रहा है कि असाइनमेंट बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा कथन सही हो रहा है? तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि असाइनमेंट जो है शिक्षार्थियों की जानकारी को हासिल करने के लिए अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करना और उनको स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसलिए आप लोग अगर बीएड आप लोग किए होंगे और उसके बाद सीटेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्लियर है, तो जब बीएड कर रहे होंगे तो 2 साल का बीएड होता है, 2 ईयर का होता है, इसमें आप लोग असाइनमेंट का प्रयोग जरूर किए होंगे। तो असाइनमेंट दोनों ईयर में बनते हैं, फर्स्ट ईयर में भी असाइनमेंट बनता है, सेकेंड ईयर में भी असाइनमेंट बनता है। तो आप लोग इसमें असाइनमेंट बनाए होंगे। अगर आप लोग उस चीज़ को बार बार लिख रहे होंगे तो आपको वो चीज़ क्या होगा, आपको अच्छे तरीका से मस्तिष्क में चला जाता है, अच्छे तरीका से याद भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से सी विकल्प सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न 28 करे कि मानचित्र को पढ़ने के लिए
आवश्यक कौशल में शामिल कौन सा होना चाहिए? आवश्यक कौशल में शामिल कौन सा होना चाहिए? मानचित्र को। तो देख सकते हैं यहाँ पे मानचित्र तो नहीं है, हमने यहाँ पे मानचित्र का फिगर दिया था जो नहीं है। तो देखिए ए ऑप्शन में कह रहा है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, बी कह रहा है कि एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, सी कह रहा है कि अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, डी कह रहा है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। मानचित्र को पढ़ने के लिए यहाँ पे कौन सा जो सबसे अच्छा कौशल है ये शामिल हो रहा है इस प्रश्न में? तो प्रश्न का जो विकल्प डी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग मानचित्र को देखते हैं तो वहाँ पे स्थान देखते हैं, स्थान मान लीजिए बिहार को ही देखना है तो बिहार किस जगह पर है, पूरब में है या पश्चिम में है, उसकी कहीं जाना है तो वहाँ से हम लोग दूरी को भी पता कर सकते हैं, उसकी दिशाएं को भी हम लोग उस देखते हैं। तो यहाँ पे मानचित्र के लिए ऑप्शन जो डी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 29 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। तो यहाँ पे कौन सा अवधारणा जो है इस प्रश्न को कौन सा विकल्प को सही करा है, हम लोग अब इसको देखते हैं। ए कह रहा है कि पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, बी कह रहा है कि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में, और डी कह रहा है कि छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो ईवीएस कक्षा में जो यहाँ पे अवधारणा है उसको किस तरह हम लोग को समझना चाहिए, यहाँ पे कौन सी अवधारणा सही हो रही है? तो इस प्रश्न के हिसाब से बी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करना, ये बिल्कुल सही बात बोला गया है। यहाँ से यहाँ पे ये एक शब्द हो गया, ये दो हो गया, विश्वसनीय मतलब विश्वास करना और वैश्विक स्तर हो गया, दो हो गया, और यहाँ पे दुनिया की प्रकृति तीसरा हो गया। इसका पता लगाने के लिए छात्रों की जो मनोवृत्ति है उसको उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये ईवीएस कक्षा में इसको बोला गया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। 30 जो प्रश्न करे कि निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा गया है। यहाँ पे करे कि किनिन करे, कैनिन होना चाहिए, यहाँ पे कैनिन का वृक्ष होता है जिसको, हाँ यहाँ पे कैनिन होना चाहिए। कैनिन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया बात बोला गया है, गलत पूछा गया है। तो ये बातें सही लग रही है, आप लोग जीके जीएस अगर पढ़ रहे होंगे तो कैनिन एक वृक्ष है जो मलेरिया की औषधि है और यह सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होता है। बी कह रहा है कि चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। सी कह रहा है कि दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और डी कह रहा है कि हरी सब्जी विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। तो इसको देखने से यहाँ पे कौन सा विकल्प गलत लग रहा है? तो आप लोग बी ऑप्शन को सही कीजिएगा कि चावल जो है वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 31 जो प्रश्न करे कि रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? तो प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निशामक यंत्र, अग्निरोधक प्रणाली, अधरहित यंत्र। तो यहाँ पे आप लोग जरूर बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। अग्निशामक जो यंत्र होता है, यहाँ पे रसोई घर में अग्नि से सुरक्षा उपाय के लिए जो अपनाया जाना चाहिए कौन सा यंत्र? अग्निशामक यंत्र को अपनाया जाना चाहिए। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जो है अग्निशामक यंत्र है। यहाँ पे सब चीज के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया। ओके, हाँ, ये जो है आपातकालीन स्थितियों में अक्सर छोटी छोटी अग्नियों समन और इसको शुष्क आर्द्र इसमें रसायन जो है भरा रहता है। तो यह छोटी छोटी जहाँ पे आपातकालीन स्थितियाँ होती है वहाँ पे इस चीज़ का प्रयोग अच्छे तरीक़ा से किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। यहाँ पे 32 जो प्रश्न करे कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर एवं अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, दोनों के आंदोलन जो है पर्यावरणीय मुद्दे पर है। ये जो यहाँ पे मेघा पाटेकर हैं और अमृता देवी बिश्नोई हैं, ये दोनों का जो है अगर योगदान रहा है तो पर्यावरण से संबंधित रहा है, क्योंकि 1730 में, इस बात को जरूर आप लोग के ध्यान में गया होगा, 1730 में राजस्थान के मारवाड़ा में कौन सा जिला था? खेजड़ी नामक स्थान था। कौन सा था? खेजड़ी। खेजड़ी नामक स्थान पर जोधपुर के महाराजा जो थे उनके द्वारा हरे पेड़ को काटा जा रहा था। तो वहां पे जो अमृता देवी बिश्नोई थी अपनी 3 बेटियां आंसू, रत्नी और भागु, 3 बेटियां थी इनकी। 3 बेटियां कौन कौन थी? इस चीज को आप जरूर याद कीजिएगा। आंसू थी, 3 बेटियां कौन थी? आंसू थी, रत्नी थी और भागु थी। रत्नी थी और भागु थी, ये तीनों इनकी बेटियां थी। इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उसके साथ 363 से अधिक भी व्यक्ति जो थे वहां पे इस पेड़ को बचाने के लिए अपने जीवन को त्याग दिए। तो यहाँ पे जो सबसे असली जो मुद्दा है पर्यावरणीय मुद्दा पर था। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 33 प्रश्न करें कि सूर्य को द्रव्यमान लगभग बना होता है। सूर्य का जो द्रव्यमान है लगभग बना होता है 25% ऑक्सीजन से, 90% नाइट्रोजन से, 88.8% नाइट्रोजन से कि 0.97% ऑक्सीजन से। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से डी ऑप्शन सही हो रहा है, 0.97% ऑक्सीजन से, क्योंकि सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वह लगभग 0.80% ऑप्शन में दिया रहे, यहाँ पर उसको भी सही कर लीजिएगा। सूर्य का द्रव्यमान जो होता है लगभग 0.80% ऑक्सीजन से बना होता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे 0.97% ऑक्सीजन सही हो रहा है। अगर आपको 0.80% विकल्प मिल जाए तो आप लोग 0.80 को सही कीजिएगा। दोनों, अगर ये भी ऑप्शन रहे, अगर 90 के जगह पर यहाँ पे कह देगा, यहाँ पे कह देगा 0.80, तो आप लोग 0.80 को ही चुनिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 34 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया है। एक करें कि मनुष्य एवं पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। बी करें कि मनुष्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। सी करें कि पौधे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। डी करें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी विकल्प जो है सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये भी विकल्प सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे कथन बोला गया कौन सा सही है, तो यहाँ पे से कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला 35। यहाँ पे साथियों जो 35 प्रश्न करें कि वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है। सिंचाई है, कृषि है, पेयजल है और भूमिगत जल स्तर वृद्धि है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख जो उपयोग है वह क्या है, सिंचाई है, क्योंकि वर्षा जल संचयन, वर्षा के जल से ही हम लोग किसी खास माध्यम से उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम लोग उसका खेत का पटवन करते हैं, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहीं उसको एक जगह तालाब में उसको इकट्ठा कर देते हैं और पानी को, और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं उसका कृषि के लिए, सिंचाई के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए 36 प्रश्न कर रहा है कि चांगप्पा जनजाति पाई जाती है लद्दाख में, मणिपुर में, असम में और सिक्किम में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चांगप्पा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिया गया है। चांगप्पा जनजाति है, ये कहाँ पे पाई जाती है देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही हो रहा है, लद्दाख में पाई जाती है। ये जो चांगप्पा जो जनजाति है ये लद्दाख में पाई जाती है। ओके, और ये जो है अर्ध घुमतू, ये जो जनजाति है अर्ध घुमतू जनजाति है।
ये अर्ध घुमतू जनजाति है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये ठंडे क्षेत्र वाले, और लद्दाख के जो क्षेत्र होते हैं ठंडे, रेगिस्तान के उच्च पठारों पर ये जो जनजाति है पाई जाती है। तो ये लद्दाख ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 37 प्रश्न यहाँ पे करे कि ध्वनि ज्यादा तेजी से होती है। ध्वनि जो है सबसे ज्यादा तेज कहाँ होती है? निर्वात में, पानी में, हवा में, लकड़ी में। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जो ध्वनि सबसे ज्यादा तेज होती है वह ठोस में सबसे ज्यादा तेज होती है। तो यहाँ पे लकड़ी जो है ठोस है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ध्वनि सबसे तेज होती है। और उसके बाद तरल पदार्थ में होती है, और फिर उसके बाद गैस में होती है। सबसे धीमी कह सकते हैं गैस में होती है, ठोस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कम तरल में होती है, और उससे भी कम जो होती है गैस में होती है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 38 जो प्रश्न करे कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है स्थिर? क्योंकि ध्रुव तारा जो है एक जगह स्थिर है। तो ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तर ध्रुवीय की अक्ष के ऊपर होता है, और ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि ध्रुव तारा जो है ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। तो ये यहाँ पे ध्रुव तारा जो होता है एक जगह स्थिर दिखाई देता है। देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये जो है ध्रुव तारा हमने यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये जो तारा है सादा ध्रुव और मेरु के ऊपर होता है, और कभी इधर से उधर नहीं होता है। और यह तारा जो होता है बहुत चमकीला भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39 यहाँ पे प्रश्न करे कि उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? वृक्क से, कान से, फेफड़े से और त्वचा से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही है। कान से जो है उत्सर्जन तंत्र संबंधित नहीं है। कान देखिए यहाँ पे जो कान होगा, ये कान जो है इससे उत्सर्जन तंत्र जो है इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि उत्सर्जन के मतलब होता है कि जो मल मूत्र होते हैं वो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करना, त्याग करना। तो वही होता है उत्सर्जन। तो वृक्क के माध्यम से होता है, फेफड़ा के माध्यम से होता है और त्वचा के माध्यम से होता है, लेकिन कान के माध्यम से नहीं होता है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद देखिए 40 प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये देखकर तो मन एकदम मीठा हो गया होगा। तो देखिए 40 प्रश्न करा है कि निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है। आम का, केला का, नारियल का और स्ट्रॉबेरी का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। स्ट्रॉबेरी का जो मूल उद्भव स्थान जो है भारत नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो उत्पादन जो है लगभग देश के सभी राज्यों में तो किया जाता है उत्पादन, लेकिन देश के हम लोग का जो देश है भारत, इसमें केवल 5 राज्यों में, याद कीजिएगा, केवल 5 राज्यों में अकेले 90% उत्पादन करता है। 5 राज्य जो है केवल अकेले 90% इसका उत्पादन करता है। ये 5 राज्य जो है कौन कौन सा है? तो ये 5 राज्य हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है तो ऊपर लिख देते हैं, मिजोरम होगा, इसके बाद मेघालय हो जाएगा, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लास्ट में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ओके, तो ये 5 राज्य आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 41 यहाँ पे प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और रेडॉन। तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख लिए होंगे और यहाँ पे सही विकल्प को भी चुन लिए होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सी ऑप्शन को आप लोग देख लिए होंगे और इस यहाँ पे सही ऑप्शन को भी चुन लिए होंगे कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है साथियों, हाँ
बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, देख सकते हैं यहाँ पे चिमनी है, इस चिमनी से जो धुएं निकल रहे हैं ये बहुत कार्बन ज़्यादा छोड़ रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक पारदर्शी गैस और हवा का एक प्राकृतिक घटक होता है और जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके बाद देखते हैं 42 प्रश्नों को। देखिए प्रश्न 42 जो करे कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी मतलब सरीसृप के बारे में पढ़ाती है। सरीसृप के मतलब होता है रेंगने वाला। सरीसृप के मतलब होता है रेंगने वाला। वह कई उदाहरणों देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थे। वह उपयोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेरक दृष्टिकोण, डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। प्रेरक दृष्टिकोण जो होता है इसको वहाँ पे जो बच्चे हैं इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रेरक दृष्टिकोण जो होता है वह प्रेरणा की ओर जाने के लिए आवेग को परिभाषित करता है। और क्योंकि यहाँ पे उत्तेजनाएं बहुत ज़्यादा संबंधित होती है जिससे वह आवेग को निर्देश देता है कि ये आगे की ओर उत्तेजना को मतलब बढ़ाए। तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। तो साथियों मैंने आज की क्लास में केवल 42 प्रश्नों को लिए थे। तो ये क्लास जो होगा आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में अगर प्रश्नों को करेंगे अच्छे तरीक़ा से समझ के तो ये आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। अगर लंबा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा सा जो है ठीक नहीं लग पाता है। तो आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू।